प्रभाकर बता रहे हैं कि वहां से क्या कुछ कहा गया, लेकिन रिएक्शन भी तो आ रहा है। मोहसिन खान क्या कह रहे हैं, मोहसिन रजा, वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान का एजेंडा चलाया जा रहा है। उसके अलावा इंद्रेश कुमार भी क्या कुछ कह रहे हो हमने सुना। लेकिन इन सब के साथ साथ एक बड़ा सवाल राजीव ये भी है कि क्या वाकई आम मुसलमान का भी यही मानना है, उसका भी वो भी यही महसूस कर रहा है, उसकी भी यही राय है? आप तो लोगों के बीच जाते हैं, लगातार उनसे बातचीत करते हैं, क्या महसूस करते हैं? देखिए सऊद, सबसे पहली बात मैं ये कहना चाहता हूं कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में जब केंद्र में एक ऐसी सरकार हो जिसमें एक अल्पसंख्यक समुदाय का मंत्री हो, जब देश का सबसे बड़ा सूबा एक ऐसी लोकतांत्रिक सरकार हो, जब एक वहां पर मंत्री बनाया जाए जो कि किसी सदन का सदस्य नहीं है, तो देश के सबसे बड़े सूबे में माइनॉरिटी का एक मिनिस्टर और देश की केंद्र सरकार में माइनॉरिटी का एक मिनिस्टर है। जब वो जो पार्टी सरकार में है, जो सत्ता में है, वो पूरे विधानसभा में उत्तर प्रदेश की विधानसभा में एक मुस्लिम को टिकट नहीं देती है। जब वो लोकसभा का टिकट चुनाव लड़ती है तो एक मुस्लिम को टिकट नहीं देती है। 20% आबादी के लोगों में से एक को भी अपना नुमाइंदा बना के चुनाव में नहीं उतारती है। तो 20% की आबादी वाले मुस्लिम समाज को, अल्पसंख्यकों को, जिनको माइनॉरिटी हम कहते हैं, तो उनको ये लग सकता है कि ये वो पार्टी है जिसमें उनकी वॉइस कमजोर है, या ये वो पार्टी है जिससे उनकी दूरियां हैं। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का मुसलमानों से रिश्ता है, उसी तरह मुसलमानों का भारतीय जनता पार्टी से भी रिश्ता है। भारतीय जनता पार्टी, मैं बार बार कहता हूं, जब से बनी है तब से लेके आज तक उसने अपने सिद्धांतों को कोई छुपाया नहीं है। आपको याद होगा 370 खत्म था तो गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था और राज्यसभा में बड़े पुरजोर तरीके से यह बात कही थी कि जब हमारे पार्षद नहीं जीतते थे, जब हम चौराहों पर रैली करते थे, तब भी हम एक बैनर लगाते थे, तब भी हमें जब सुनने के लिए 1, 7, 10, 5, 15 लोग आते थे, तब भी हम ये कहते थे कि अगर हमारी सरकार आई तो हम 370 खत्म करेंगे, अगर हमारी सरकार आई तो हम 3 तलाक खत्म करेंगे, अगर हमारी सरकार आई तो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी ने ये एजेंडे सामने रखे हैं और इसके बाद देश का बहुमत उन्हें लगातार 2 बार मिला। निश्चित तौर पर भारत के मुसलमानों को इस सरकार में अपनी वो वॉइस दिखाई नहीं देती है, लेकिन इसका यह भी मतलब नहीं निकाला जाना चाहिए कि बहुमत से बनी सरकार माइनॉरिटी के खिलाफ कोई ऐसा माहौल सा खड़ा की हुई है कि भारत की आजादी के बाद देश में बहुत सब कुछ मुसलमानों का बढ़िया हो गया था। जो उनकी वकालत करने वाली या उनके पक्ष वाली जो सरकारें थी, उन्होंने उनकी बेहतरी के लिए बहुत बड़ा काम कर दिया था। देश में दलितों से भी बदतर स्थिति में देश के मुसलमान हैं, तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? अब बात आती है इस्लामोफोबिया की। निश्चित तौर पर देश में और पिछले कुछ वक्त में ऐसा माहौल बना है, इस्लामोफोबिया फैलाया गया है और मुसलमानों में एक डर, एक आशंका, एक अविश्वास की भावना नीचे से लेकर ऊपर तक में है। क्योंकि मैंने आपको बताया, जब उनको ऐसा लगने लगता है कि सरकार में हमारी वॉइस कहां है, हमारे प्रतिनिधित्व करने वाले लोग कहां हैं, तो उनको एक बात ऐसी लगती है। लेकिन भारत की सरकार के तौर पर अगर आप देखेंगे, न पॉलिसीज के लेवल पर, न किसी तरह की लेवल पर, हाँ निश्चित तौर पर पिछले दिनों जो धर्म संसद हुई है, जो कट्टर बयानात आते हैं, उन लोगों के खिलाफ जब कोई कार्रवाई नहीं होती है तो देश के आम मुसलमान के बीच में थोड़ा सा वो अपने आप को अलग सा पाता है। बात महमूद मदनी की हो रही है, बात जमीयत उलमा हिंद की हो रही है। आपको थोड़ा, दर्शकों को यह भी मालूम होना चाहिए, जमीयत उलमा हिंद एक बड़ा इस्लामिक संगठन है। 3000 से ज्यादा उलमा यहाँ पर आए हुए हैं। और थोड़ा यह भी जानना चाहिए कि आज जमीयत उलमा हिंद कहां पर खड़ा है। आपको मालूम है कि जिस महमूद मदनी का कल भावनात्मक विचार सामने आया, उस महमूद मदनी की एक राष्ट्रवादी मुसलमान और एक उदारवादी मुसलमान की इमेज है और उस संगठन को वो लीड करते हैं। लेकिन इस 2008 में यही जमीयत उलमा हिंद वैचारिक विरोध की वजह से चाचा और भतीजे में अलग हो गया। मौलाना अरशद मदनी इसी जमीयत उलमा हिंद के एक अलग गुट के सर्वे शर्मा है और मौलाना महमूद मदनी अलग गुट के हैं। मौलाना महमूद मदनी के पिता असद मदनी, उनका जब इंतकाल हुआ 2006 या 7 में, उसके बाद ये दोनों फैक्शन अलग हो गए, क्योंकि थोड़े लिबरल
माने जाते हैं महमूद मदनी, और अभी मौलाना अरशद मदनी का बयान आना बाकी है। लेकिन इस जमीयत उलमा हिंद से जो बड़ी खबर सऊद आ रही है मेरे हिसाब से, वो ये कि पिछले 14 वर्षों से चाचा भतीजा अलग थे, और आज जिस तरह की मुझे जानकारी है, आज शायद दोनों गुट जमीयत उलमा हिंद के एक हो जाएं। जो चचा भतीजे अलग अलग थे वो शायद एक हो जाएं और ये जमीयत उलमा हिंद एक हो जाए। और दूसरी बात यह है कि मौलाना अरशद मदनी की छवि थोड़ी कट्टर मुसलमान के तौर पर है, वो चीजों को बहुत आक्रामक तरीके से रखते हैं। मौलाना महमूद मदनी थोड़े पॉलिश्ड हैं, थोड़े। और आपको ये भी बता दूं, आज के 10 बरस पहले 10 से कुछ ज्यादा ही हुए होंगे, इस जमीयत उलमा हिंद का एक अधिवेशन हुआ था, उसमें बाबा रामदेव भी बुलाए गए थे, और जमीयत उलमा हिंद के उस अधिवेशन में बाबा रामदेव और पी चिदम्बरम गृह मंत्री के तौर पर शामिल हुए थे। ये जो बात है जो मदनी ने कही है, ना वो उसको पूरे तौर पर सही कहा जा सकता है, ना पूरे तौर पर नकारा जा सकता है। देश के मुसलमानों में निश्चित तौर पर एक अविश्वास का भाव पैदा होता है जब वो ऐसी बातें देखते हैं, और जब सरकारों की तरफ से कोई ऐसी बात नहीं आती है। एक सरकार कोई ऐसी आए जो धारा 370 खत्म करे, 3 तलाक खत्म करे, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करे, और उसके संवैधानिक पदों पर बैठे लोग 80-20 की बात करें, तो निश्चित तौर पर 20 जो हैं उनको ये लगता है कि ये चुनाव के लिए, और ये राजनीति जो है वो समाज में नीचे तक जाती है। और निश्चित तौर पर अब ना वो माहौल ईद पर है, ना अब वो माहौल दीपावली पर है, और ना अब वो बात रमजान में है, और ना अब वो बात होली में है। निश्चित तौर पर दूरियां बढ़ी हैं, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। आप जमीन पर देखें तो, और ये जिम्मेदारी सियासतदानों की है। मैं थोड़ा ये भी बताना चाहता हूं, यही जमीयत उलमा हिंद 1919 में बना था, इसका बंटवारा 1945 में ही हो गया था। जमीयत उलमा हिंद का एक फैक्शन जो है वो मुस्लिम लीग के साथ जाकर के पाकिस्तान का समर्थन करता था। आपको मालूम होगा जमीयत उलमा इस्लाम इस वक्त पाकिस्तान की बड़ी पार्टी है। जमीयत उलमा हिंद यहां पर कहने को तो अराजनीतिक संगठन है, उलमाओं का संगठन है, लेकिन यह भी बात लोगों को पता होना चाहिए कि असद मदनी, महमूद मदनी के पिता 3 बार कांग्रेस पार्टी से राज्यसभा जा चुके हैं, और महमूद मदनी भी राज्यसभा जा चुके हैं। तो बात इतनी सिर्फ इतना नहीं है कि मुसलमानों की बात है, बात इसमें समाज की भी है, बात इसमें सियासत की भी है। और दूसरी बात ये बिल्कुल कहा जाएगा कि जिस तरह से गैर जरूरी और गैर जिम्मेदाराना बयान मुसलमानों के खिलाफ कुछ लोग देते हैं, वो पार्टियों में बने रहते हैं। अभी हाल ही में आपने एक बीजेपी के नेता का बयान आपने देखा है, पार्टी उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करती है। धर्म संसद पर ऐलानिया तौर पर कुछ हिंदू साधु संत ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं जब उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है, और जब दूसरे लोगों पर लगातार बुलडोजर गिरते हैं, एक समुदाय विशेष को टारगेट किया जाता है, जब एक 10 बार 11 बार के विधायक को सरकार बदलते ही रात भर में हर 2-2 मिनट पर मुकदमा किया जाता है, और उसको बताया जाता है कि वो किताब की चोरी करता है, वो भेड़ चुराता है, वो भैंस चुराता है। 11 बार का विधायक, 1 बार का राज्यसभा सांसद, 1 बार का लोकसभा सांसद, तो निश्चित तौर पर एक कम्युनिटी को यह लगता है कि कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है। अगर इसी तरह की कार्रवाई दूसरे लोगों पर भी होती, इसी तरह अगर बुलडोजर शुरुआती दौर में जिन लोगों पर चला, जिस तरह की हुई, आपको सीए एनआरसी का जब विरोध प्रदर्शन हुआ, आपने देखा कि विरोध प्रदर्शन करने वालों के खिलाफ किस तरह की कार्रवाई, सुप्रीम कोर्ट को आगे आके कहना पड़ा कि यह कार्रवाई गलत हुई है। तो जब एक समुदाय विशेष को यह लगने लगता है कि हम टारगेटेड हैं, तो इस तरह की भावना का ज्वार उसके सामने से निकलता है। यह जिम्मेदारी न सिर्फ सियासी दलों की है, समाज की भी है कि वो आगे आए और माइनॉरिटी के लोगों में वो विश्वास पैदा करे। बात इसकी नहीं है कि किसकी सरकार में क्या हुआ, किसकी सरकार में क्या नहीं हुआ, लेकिन मुसलमानों को भी अपने आप को राष्ट्र की मुख्य धारा में जुड़ने के लिए और अपने आप को उसी तरह कदम ताल करके चलने के लिए तैयार होना पड़ेगा। अब वक्त बहुत तेजी से बदल रहा है, वक्त सोशल मीडिया का भी है, जो प्यार के बजाय नफरत के आप सुबह से शाम तक जो चीजें निकलती रहती है। जिन्होंने गांधी और नेहरू की एक किताब नहीं पढ़ी, जो दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चेहरे में अंतर नहीं कर सकते, वो हिंदुत्व के पहरुआ बने हुए हैं। और जो गांधी और नेहरू की एक किताब के 10 पन्ने नहीं पढ़े, वो सेक्युलरिज्म का झंडा बुलंद किए जा रहे। ये भी इस वक्त की बहुत बड़ी विडंबना है सऊद जी। और राजीव देखिए, आपने जो बातें कही, और मुझे तो ऐसा लग रहा था कि बस मैं आपको सुनता जाऊं, क्योंकि आप जो बता रहे थे और आप हर एक आपने बारीक पॉइंट को टच कर दिया है।
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।